आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज उस गैंगस्टर की कहानी जिसको लोग मसीहा मानते थे, लेकिन क्रूर इतना कि जिसको भी जिस अंदाज में मौत दी यमराज भी कांप गया होगा, फिर भी उसकी रॉबिन हुड जैसी पहचान थी। ये AK-47 से इश्क करता था, ये दुश्मनों का काल और दोस्तों का रखवाला था। शिक्षक बन बच्चों की जिंदगी संवारना चाहता था, लेकिन खुद क्यों अपराध के रास्तों पर चल पड़ा। IPS बनने का ख्वाब और फिर IPS के हाथों शिकार हुआ। इसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिसमें संस्कार है, अत्याचार है, खौफ है, मोहब्बत है, रंजिश है, जलालत है, धोखा है, लाश है, लहू है। यह राजस्थान का इकलौता गैंगस्टर जिस पर 5 लाख का इनाम था, इकलौता गैंगस्टर जो जब तक जिंदा रहा पुलिस के लिए चुनौती बना रहा और मरने के 20 दिन बाद भी पुलिस से लड़ता रहा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल की सुपर मेगा स्टोरी, जिसमें बताएंगे आनंदपाल के हीरो और विलन दोनों बनने की पूरी कहानी। आनंदपाल जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसका अपराध से कोई रिश्ता नहीं था, जो आम आदमी के जैसे ही सपने देखता था, उसमें देश की सेवा का जज्बा था। फिर क्यों वो मोस्ट वांटेड बन गया, फिर क्यों उसने कई हत्याएं की, फिर क्यों वो पुलिस की हिट लिस्ट में पहुंचा। आज हम आपको आनंदपाल की जिंदगी के हर पहलू, उसके अपराध के साम्राज्य की हर शख्स, यहां तक कि आनंदपाल के सरेंडर से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी क्राइम कुंडली दिखाएंगे। पर काली टोपी, आंखों पर काला चश्मा, जिस्म पर लेदर जैकेट और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ। नाम आनंदपाल सिंह उर्फ AP उर्फ पप्पू उर्फ भाई साहब उर्फ वकील साहब। कद 6 फीट 2 इंच। जन्म 31 मई 1974। जगह अलवर। गांव सामराद नागौर। शिक्षा B.Ed लॉ ग्रेजुएट। कानून का विद्यार्थी कैसे कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, कैसे देखते ही देखते वो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, कैसे आनंदपाल को नियति ने बार बार सुधरने का मौका दिया और वो अपराध की राह पर चलता गया। 12वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान क्यों उस पर मामला दर्ज हुआ। 5 भाई बहन में आनंदपाल सबसे बड़ा था। 8वीं तक की पढ़ाई उसने अपने गांव सांवराज से की। 10वीं निमोद गांव से। 12वीं डीडवाना के बागड़ स्कूल से की। 12वीं की पढ़ाई के दौरान अपराध की दुनिया में कदम रखा। डीडवाना थाने में मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 1998 तक डीडवाना और जसवंतगढ़ थाने में 8 मामले दर्ज हो चुके थे। समय ने आनंदपाल को सुधरने का फिर मौका दिया। इन सभी मुकदमों का जल्द ही निस्तारण हो गया। 1998 में आनंदपाल ने रोहतक से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली, लेकिन जैसे ही आनंदपाल कॉलेजी शिक्षा पास कर वास्तविक जीवन में आया, तभी से शुरू हुआ उसके जीवन का संघर्ष। आनंदपाल के कॉलेजी शिक्षा के बाद के जीवन को जानने से पहले हम आपको बताएंगे आनंदपाल यानी कि AP के परिवार के बारे में। माता निर्मल कंवर, सगे भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की और मंजीत सिंह उर्फ गंगा सिंह, बहन खबर कंवर। आनंदपाल का बेटा चरमीत उर्फ चिनू, आनंदपाल का बेटा रणपाल सिंह उर्फ ऋतिक। आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले कई काम करने की कोशिश की, जिनमें से एक था 1997 में लाड़नू में सीमेंट की एजेंसी शुरू करना। परिवार से इसके लिए 10 लाख रुपए लिए
उधारी के चक्कर में सीमेंट एजेंसी बंद करनी पड़ी। आखिरकार आनंदपाल ने एजेंसी को बंद कर दिया। सीमेंट एजेंसी बंद होने और 10 लाख का कर्ज होने के बाद आनंदपाल अपराध की दुनिया में वो कदम रखता है जिसके बाद वो वापस लौट कर नहीं देखता। साम्राज्य जाकर अपने परिवार से पैसे लिए, उसके बाद में लाडनू आकर एक दुकान किराए पर ली। दुकान में शुरुआत की उसने सीमेंट की एजेंसी। शुरुआत में व्यापार अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आनंदपाल काफ़ी हद तक नुकसान में जा चुका था और आखिरकार उसे सीमेंट की दुकान बंद करनी पड़ी। वो लाडनू में ही रहने वाली हवाला कारोबारी बाबू खान कायम खानी के संपर्क में आता है। बाबू खान आनंदपाल की कदकाठी से प्रभावित था। आनंदपाल को बाबू खान अपने हवाला कारोबार में शामिल करता है। जयपुर से 50 लाख रुपए आनंदपाल तय जगह पहुंचाता है। आनंदपाल बाबू खान का विश्वास जीतता है। इसके बाद वो हवाला की करोड़ों रुपए को इधर उधर करता है। 1999 में हवाला से कमाए रुपयों से आनंदपाल शराब का ठेका लेता है। उस इलाके में बाबू खां कायम खानी नाम का एक नामी हवाला कारोबारी भी था, जिसकी नज़र आनंदपाल पर थी। आनंदपाल की कदकाठी से काफ़ी प्रभावित था बाबू खां कायम खानी। वो चाहता था कि आनंदपाल उसके लिए काम करे। आनंदपाल फिर से अपना कारोबार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ शराब व्यापार से जुड़े लोगों से मारपीट करता है। मामला दर्ज होता है और ठेका बंद कर दिया जाता है। आनंदपाल वापस अपने गांव सांवरात लौट जाता है। सवाल यह है कि आनंदपाल के लाखों चाहने वाले कैसे बने? क्यों उसको राजपूत समाज का इतना प्यार मिला था? इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों आज भी आनंदपाल को लाखों युवा आदर्श मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं? दरअसल इसके पीछे वो 2 हत्याएं हैं जो आनंदपाल ने की और जो सीधे राजपूत समाज से जुड़ी थी। ये रिपोर्ट देखिए। आनंदपाल से जुड़ी ये घटनाएं आपके सामने आनंदपाल के हीरो बनने के पीछे की वजहों को सामने लेकर आएंगी। आनंदपाल की जिंदगी में सियासत और सनक साथ साथ चलती है और यही सनक आनंदपाल जैसे विलन को समाज में हीरो बनाती है, जिसकी शुरुआत होती है साल 2000 से। साल 2000 में पंचायत समिति मेंबर सांवरात ब्लॉक से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और 82 वोटों से चुनाव जीता। फिर लाडनू पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव लड़ा। इस बार किस्मत ने आनंदपाल का साथ नहीं दिया। जगन्नाथ बुड़क ने आनंदपाल को 1 वोट से हरा दिया। लेकिन इस चुनाव के बाद जो हुआ, उसने आनंदपाल को राजपूत समाज का संरक्षक बनाने की भूमिका के लिए स्थापित किया। पंचायत समिति में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए। प्रधान जगन्नाथ चाहता था कि सभी उसके पक्ष के मेंबर बने, लेकिन एक राजपूत महिला मेंबर का पर्चा भरती है। आरोप है कि बीडीओ प्रधान के कहने पर पर्चा खारिज कर देता है और फॉर्म को राजपूत महिला के चेहरे की तरफ उछाल देता है। ये खबर आनंदपाल तक पहुंचती है। आनंदपाल बीडीओ से माफी मांगने को कहता है। बीडीओ राजपूत महिला से माफी मांगने से इनकार कर देता है। आनंदपाल गुस्से से भर जाता है। बीडीओ और प्रधान की पिटाई कर देता है। ये खबर सभी तक पहुंच जाती है। इसके बाद बीडीओ ने राजपूत महिला से माफी मांगी तो महिला ने भी केस दर्ज नहीं किया, लेकिन प्रधान और बीडीओ आनंदपाल के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। यहाँ से शुरू होती है आनंदपाल और प्रधान के बीच की जंग और एंट्री होती है खैरात जाट की, जो प्रधान का दोस्त था और आनंदपाल के खिलाफ वो भी एक मामला दर्ज कराता है। इसके बाद आनंदपाल खैरात जाट के पीछे पड़ जाता है। खैरात जाट बुड़क परिवार का खास था। आनंदपाल ने खैराज को मारने की ठान ली। 2001 में आनंदपाल खैरात जाट पर चाकुओं से हमला करता है। आनंदपाल के साथ भाई मंजीत, साथी अनिल, सुरेंद्र और मनीष थे। यह आनंदपाल के हाथों पहला मर्डर था। हत्या के बाद 3 साल तक आनंदपाल फरार रहा। हरियाणा, झज्जर और रोहतक में आनंदपाल ने फरारी काटी। हरियाणा के बदमाशों से आनंदपाल का संपर्क हुआ। आनंदपाल राजस्थान में नहीं था, 3 साल फरार था
लेकिन फरारी के दौरान भी शेखावटी में आनंदपाल की तूती बोलने लगी। फरारी के दौरान भी आनंदपाल के अपराधों की संख्या बढ़ती रही। फिर आता है साल 2003, जिसके बाद आनंदपाल युवाओं में तेजी से फेमस होने लगता है। हजारों युवा उसके फैन हो जाते हैं। साल 2003 में निमोद गांव के नानूराम जाट एक युवती को भगाकर ले जाता है। यह युवती राजपूत समाज की थी और शादीशुदा थी। कहा जाता है कि नानूराम ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। राजपूत समाज में इस घटना का जबरदस्त विरोध था। इसके बाद रसीदपुरा गांव के भगवान सिंह नाम का एक युवक सागू बड़ी गांव की उस युवती के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है। नानूराम जाट भगवान सिंह के पिता की हत्या कर देता है। भगवान सिंह आनंदपाल सिंह से संपर्क करता है, समाज का हवाला देता है, नानूराम से बदला लेने की मांग करता है। आनंदपाल नानूराम की तलाश में लग जाता है। नानूराम का पता लगता है। आनंदपाल उसको उठा लेता है। नानूराम को उठाकर भगवान सिंह के घर लाता है। 2004 में आनंदपाल के हाथों दूसरी हत्या होती है। इसके बाद नानूराम की जिस तरीके से हत्या की गई, उसने आनंदपाल के उस क्रूर चेहरे को उजागर किया, जिसके बाद आनंदपाल बना गैंग्स ऑफ राजस्थान का सरताज। पहले बेरहमी से नानूराम की गर्दन काटता है, फिर नानूराम की लाश के छोटे छोटे 72 टुकड़े करता है। शरीर के टुकड़ों को एसिड में डालकर जला देता है। उस एसिड को हाईवे की सड़क पर बहा देता है। इस वारदात के बाद आनंदपाल के नाम से हर कोई कांपने लगा। आनंदपाल का नाम आते ही हर कोई खौफ से डरने लगा। लेकिन इस हत्या के बाद जो हुआ वो था राजपूत समाज का आनंदपाल के साथ हो जाना और राजपूत समाज के युवाओं के लिए आनंदपाल हीरो हो जाना। इस हत्या के बाद मौलासर थाने में केस दर्ज हो गया, लेकिन आनंदपाल यहीं रुकने वाला नहीं था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वर्ष 2004 में आनंदपाल के एक मित्र ने उसकी सहायता ली कि मुझे मेरे दुश्मन परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आनंदपाल ने अपने दुश्मन यानी कि अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ा, उसका अपहरण किया और उसके भी हाथ पांव तोड़ डाले। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद में आनंदपाल थक चुका था। पुलिस के भागते भागते बसते बसते और आखिरकार आनंदपाल ने वर्ष 2004 में नागौर के कोतवाली में तत्कालीन थानाधिकारी विद्या प्रकाश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे जैसे आनंदपाल जुर्म के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही उसे आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ने लगी। आनंदपाल ने सोचा कि अपराध की इस डगर पर अब कभी भी पुलिस से मुठभेड़ हो सकती है। ऐसे में अब आनंदपाल का सपना था AK-47 खरीदने का। तो ये सपना कैसे पूरा हुआ और कहां से आनंदपाल के पास AK-47 आई, जिससे विरोधी गैंग तो डरती ही थी, पुलिस भी डरने लगी थी। ये रिपोर्ट देखिए। आनंदपाल अभी तक कई हत्याएं कर चुका था, लेकिन अब आनंदपाल को लग रहा था कि कभी भी उसका सामना पुलिस से हो सकता है। अब आनंदपाल को जरूरत थी हाईटेक हथियारों की। आनंदपाल का ये सपना पूरा करता है उसका दोस्त रामधन फौजी। रामधन सेना में रह चुका था। ऐसे में उसने सपना पूरा करने की हामी भर दी और 2 महीने बाद फौजी ने आनंदपाल से 3.5 लाख रुपए लिए। कश्मीर से आनंदपाल के हाथों में लाकर दे दी AK-47। आनंदपाल को चलानी नहीं आती थी AK-47। रामधन फौजी ने ही आनंदपाल को चलानी सिखाई AK-47। AK-47 के साथ ही आनंदपाल की जिंदगी में आती है अनुराधा। 2010 में अनुराधा और AK-47 का साथ पाकर खुशी से झूम उठा आनंदपाल। दोनों की दोस्ती का प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अनुराधा ने आनंदपाल को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया, तो वहीं आनंदपाल ने अनुराधा को AK-47 चलानी सिखाई। It was just revenge and I can complete my revenge and I will try my best for mainstream. काफी अरसे बाद आप घर में आए, क्या महसूस करते हैं और ये आपके मानसिक टाइम? I am feeling well now. My father has passed away. My father was very genius and very liberal person. 2 साल तक आनंदपाल और अनुराधा साथ रही।
इस दौरान आनंदपाल अपनी गैंग को मजबूत करता रहा। हालात ये थे कि शेखावाटी इलाके की शराब के ठेकों से करोड़ों की बंदी और रंगदारी आने लगी, लेकिन अभी तक आनंदपाल गांव का लड़का ही था। वो गैंगस्टर तो बन गया था, लेकिन उसकी लुक गैंगस्टर जैसी नहीं थी। इश्क में डूबे आनंदपाल का अब अनुराधा मेकओवर करने वाली थी। अनुराधा ने आनंदपाल के सिर पर हैट पहनाई, आंखों पर काला चश्मा लगवाया, जिस्म पर लेदर की जैकेट पहनाई। अब आनंदपाल स्टाइलिस्ट गैंगस्टर लगने लगा था। दोनों ज्यादा वक्त साथ नहीं रह पाए और 2012 से 2015 तक आनंदपाल जेल में ही रहा। लेकिन जेल में रहकर भी उसने जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में हिम्मत सिंह की हत्या करवा दी। फिर आता है वो दिन जब आनंदपाल पुलिस गिरफ्त से फरार होने वाला था, क्योंकि आनंदपाल कहता था कि टुच्चे लोग जेल से भागते हैं, मैं पुलिस की गिरफ्त से भागूंगा, और वो भी खुलेआम। ये दिन आता है, तारीख थी 3 सितंबर 2015। आनंदपाल को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से नागौर कोर्ट ले जाया जा रहा था। आनंदपाल के साथ सुभाष मुंड और श्री वल्लभ भी पुलिस की बस में थे। बस के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी। तभी डीडवाना रोड पर देवली बस स्टैंड और गांगवा बस स्टैंड के बीच एक बिना नंबरी पिकअप गाड़ी आती है। बदमाशों ने आनंदपाल वाली बस के ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आनंदपाल समझ चुका था कि अब फरार होने का वक्त आ गया। आनंदपाल और उसके साथी पुलिस से 2 AK-47 लूटते हैं और पुलिस की जीपों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पिकअप में बैठ फरार हो जाते हैं, जिसके बाद वो कभी पुलिस के हाथ नहीं चढ़े। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की जुर्म की कहानी में अब हम आपको बताते हैं वो कौन कौन है जो आनंदपाल के बचपन के दोस्त कहलाते हैं, और वो कौन है जिन्होंने अपराध की दुनिया में आने के बाद आनंदपाल का हाथ थामा। जिंदगी में बचपन से दोस्तों से लेकर अपराध की दुनिया में कई दोस्त बने, जिनके नाम हैं किशोर जांगिड़ बचपन का साथी, जितेंद्र सिंह बचपन का साथी, भवानी सिंह बचपन का साथी, कैलाश निठारवाल कॉलेज का साथी, भागीरथ सिंह कॉलेज का साथी, श्रवण सिंह शराब के व्यापार में हुई दोस्ती। इन दोस्तों में से जो आनंदपाल का बेहद खास था वो है श्रवण सिंह। आनंदपाल का परिवार खुद को श्रवण का कर्जदार मानता है, क्योंकि श्रवण ने आनंदपाल की फरारी के दौरान उसके पिता की बेटे की तरह सेवा की। बाकी दोस्तों ने आनंदपाल के अपराध की दुनिया में जाते ही साथ छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया में नए साथियों ने आनंदपाल का हाथ पकड़ लिया। इन्हीं नए दोस्तों के साथ मिलकर आनंदपाल बन गया अपराध की दुनिया का सबसे खौफनाक नाम। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आनंदपाल के अपराध की दुनिया के दोस्त कौन कौन हैं। बलबीर बानुड़ा, मनीष आर्य, सुरेंद्र माली, अनिल माली, सुरपल सुराणा, संजय पांडे, दशरथ सिंह, श्याम प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रताप सिंह, देवत सिंह, मुकेश जाट, दातार सिंह, श्री वल्लभ शर्मा, अवर सिंह, राजेंद्र सिंह साखला, पहाड़ सिंह, दुर्गा सिंह, महिपाल सिंह, रामधन फौजी, राम सिंह, महावीर सिंह, सुरेश पाटीदार, सुरेश महाजन, अमित सिंह, निरंजन सिंह, जसविंदर सिंह, शेरा जाट और अमनदीप सिंह। अपराध की दुनिया में भी आनंदपाल के कुछ विश्वास पात्र दोस्त थे, जिनमें से 2 बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला नाम है श्री वल्लभ शर्मा का, जो आनंदपाल का राइट हैंड था। जेल के अंदर हो या बाहर, वो आनंदपाल के साए की तरह रहा। श्री वल्लभ ही आनंदपाल के लिए खाना बनाता था, और अगर खाना कोई दूसरा बनाता तो श्री वल्लभ उसको पहले खाता, फिर 1 घंटे तक इंतजार करता, उसके बाद ही खाना आनंदपाल को खिलाया जाता, क्योंकि जेल में दूसरी गैंग के लोग आनंदपाल को जहर दे सकते थे। और दूसरा नाम है बलबीर बानुड़ा, जिसने आनंदपाल के लिए गोली खाई और अपनी जान दे दी। जेल में जब भी आनंदपाल का खाना बनता तो श्री वल्लभ शर्मा बनाता,
क्योंकि आनंदपाल को जेल में जान से मारने का डर था, कोई दूसरी गैंग उसके खाने में जहर दे सकती थी। और अगर किसी दिन शिवल्लभ शर्मा खाना नहीं बना पाता और कोई दूसरा कैदी खाना बनाता तो उस खाने को पहले आनंदपाल खुद खाता, उससे पहले शिवल्लभ शर्मा को खिलाता। शिवल्लभ शर्मा उस खाने को खाता, उसके 1 घंटे बाद में आनंदपाल को खाना दे देता। करीबन 3 मर्डर में आनंदपाल का साथ दिया था शिवल्लभ शर्मा ने, और यही शिवल्लभ शर्मा आज जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी आनंदपाल और शिवल्लभ की शर्मा की कहानी इतिहास बन गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंदपाल को सिर्फ 7 दिनों के लिए बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया और इन्हीं 7 दिनों में आनंदपाल पर हमला होता है, गोलियां चलती है, बलबीर बानुड़ा की हत्या कर दी जाती है। तो क्या यह पहले से प्लानिंग का हिस्सा था? क्या जेल में आनंदपाल को मारने, जान से मारने की साजिश रची गई थी? और जब आनंदपाल पुलिस गिरफ्त से भागा तो कहां रुका, किस किस ने शरण दी और पुलिस क्यों आनंदपाल को फिर गिरफ्तार नहीं कर पाई? ये रिपोर्ट देखिए। बात 24 जुलाई 2014 की है। दिल ढलने को था। शाम को तकरीबन 5:55 पर तत्कालीन कलेक्टर के फोन की घंटी घनघनाती है। सूचना मिलती है कि बीकानेर के सेंट्रल जेल में गैंगवार हो गया है। प्रशासन और पुलिस हरकत में आते हैं। लवाजमा सेंट्रल जेल के लिए रवाना होता है। दरअसल इसी सेंट्रल जेल में कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल अपने गुर्गों के साथ, तो वहीं उससे रंजिश रखने वाली, अदावत रखने वाली एक दूसरी गैंग जिसका मास्टरमाइंड था राजू ठेठ, उसके गुर्गे भी इसी जेल में थे। राजू ठेठ जो आनंदपाल को जान से मारना चाहता था, दोनों जानी दुश्मन थे। आनंदपाल जेल में बंद था तो राजू ठेठ ने आनंदपाल को जेल में ही मारने की तैयारी की। 17 जुलाई 2014 को आनंदपाल को अजमेर जेल से बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया। आनंदपाल की बैरक में बलबीर बानुड़ा था तो कैदी जयप्रकाश और रामपाल जो राजू ठेठ गैंग के सदस्य थे वो भी जेल में थे। अचानक से जयप्रकाश देसी कट्टे से आनंदपाल पर फायर करता है। आनंदपाल के सामने बलबीर बानुड़ा आता है और गोली बलबीर बानुड़ा को लगती है। बलबीर की मौके पर ही मौत हो गई। राजू ठेठ गैंग इस कोशिश में था कि आनंदपाल का खात्मा कर दिया जाए। पूरी प्लानिंग की गई थी। जेल के भीतर कैद जयप्रकाश ने आनंदपाल को निशाना बनाकर फायरिंग की। बलबीर बानुड़ा बीच में आ गया, गोलियां उसे लगी और जेल में ही उसकी मौत हो गई। आनंदपाल का जिगरी दोस्त मारा जा चुका था। आनंदपाल को भी छर्रे लगे थे। आनंदपाल गुस्से से लाल हो चुका था और बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ जयप्रकाश और रामपाल पर टूट पड़ा। कोई हथियार नहीं था तो वहां पड़े पत्थरों को ही हथियार बनाया और दोनों के सिर पर तब तक ताबड़तोड़ हमले किए जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। अब तो आनंदपाल और उसके गुर्गों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आनंदपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर जयप्रकाश और रामपाल को जेल के भीतर पड़े ईंट और पत्थर के टुकड़ों से इतना पीटा कि पीट पीट कर मार डाला। जेल में ईंट के टुकड़े कहां से आए, पिस्टल कहां से आई, बैरक नंबर 5 और 6 के कैदी आपस में उलझे कैसे, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिले। आनंदपाल एक बार फिर बच गया, लेकिन 3 लाशों के लहू से बीकानेर जेल लाल हो चुकी थी। यहां से आनंदपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से फिर अजमेर जेल भेज दिया गया। आनंदपाल को जेल में मारने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अजमेर जेल से पेशी के दौरान आनंदपाल कैसे भागा ये हम बता चुके हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद आनंदपाल कब कहां रुका और पुलिस क्यों उसे पकड़ नहीं पाई। आनंदपाल को पकड़ने में 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। हर दबिश पर औसतन करीब 2.25 लाख रुपए खर्च होते थे। 2015 से 17 के बीच करीब 300 दबिश दी जा चुकी थी। फरवरी 2016 को आनंदपाल JNVU जोधपुर के जसवंत हॉस्टल में 2 महीने रुका। बाद में हॉस्टल के 2 लड़के गिरफ्तार हुए थे। मार्च 2016 को आनंदपाल नागौर जसवंतगढ़ गुड़ा भगवान दास में चकमा दे गया। इसी दिन गुड़ा भगवान दास में मुठभेड़ हुई और एक जवान मारा गया। जुलाई 2016 को जसवंतगढ़ में फिर आनंदपाल का पुलिस से सामना हुआ।
पुलिस ने रोका तो फायर कर भाग निकला। थाना अधिकारी लादू सिंह घायल हुआ। अगस्त 2016 को जयपुर में आनंदपाल फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अगस्त 2016 बीकानेर के छज्जू में आनंदपाल ने 15 दिन बिताए। आनंदपाल पुलिस को नहीं मिला, लेकिन शरण देने वाले 5 गिरफ्तार किए गए। सितंबर 2016 को जोधपुर के शेखासर गांव में फार्म हाउस में 3 महीने रुका। जनवरी 2017 में आखिरी बार आनंदपाल की बीकानेर जोधपुर बॉर्डर पर होने की सूचना मिली। इन फरारी के दौरान भी आनंदपाल लगातार अपराध फैलाता रहा। यहां तक कि आनंदपाल ने बीजेपी नेता और मोदी सरकार में वित्त मंत्री रही अरुण जेटली के भतीजे के अपहरण की सुपारी ली। पंजाब में एक गैंग के कहने पर 5 करोड़ में सुपारी ली गई, लेकिन आनंदपाल अपहरण नहीं कर पाया। आनंदपाल को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार आनंदपाल पुलिस से 4 कदम आगे रहा। अब पुलिस तय कर चुकी थी कि आनंदपाल को किसी भी सूरत में पकड़ना है। काबिल अफसरों की टीम बनाई गई। जिम्मा दिया गया दिनेश एमएन को। कई दिनों के बाद सिपाही दुर्गा दत्त का फोन बजता है। फोन पर आनंदपाल से जुड़ा पहला क्लू मिलता है। दुर्गा दत्त सीधे दिनेश एमएन को सूचना देता है और फिर गाड़ियां मौला सर की तरफ दौड़ने लगती, जहां एनकाउंटर होना था। लेकिन वो कौन था जिसने दुर्गा दत्त को फोन किया? वो कौन था जिसने आनंदपाल के मौलासर में छुपे होने की सूचना दी? वो कौन था जिसकी सूचना पर आनंदपाल के चैप्टर का दी एंड लिखा जाना था? ये बताएंगे अगले शनिवार रात 9:25 पर। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।